अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्या है? 72 इंटू 28 इक्वल 36 इंटू 4 इंटू एक फिलअप दिया है, खालिस्तान दी है। ये पूछा है कि रिक्त स्थान की संख्या 7 का गुणज है, एक अभाज्य संख्या है, 10 से कम है, एक सम संख्या है, 56 का गुणनखंड है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब इन पांचों में से ये जो संख्या आएगी उसके लिए कौन सा विकल्प या कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो पहले हमको ये संख्या पता करनी पड़ेगी कि यहाँ नंबर आएगा कौन सा। जैसे हम देखें 72 इंटू 28 इक्वल 36 इंटू 4। मैं मान लेता हूँ कि इस रिक्त स्थान पर x आएगा, है ना। यहाँ पर मैंने x मान लिया। अब मैं इसे यदि सॉल्व करूँ, जब मैं x का मान निकालूंगा तो 36 इंटू 4 अपॉन में पहुँच जाएगा, जिससे 36 से 72 कट जाएगा, 36 दूनी 72 और 4 से 4 सत्ते 28 ये कट जाएगा। कुल मिला के ये 7 दूनी 14। x की वैल्यू क्या आएगी? 14। यदि मैं इस सवाल में x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 36 इंटू 4 अपॉन में पहुँच जाएगा, जिससे दोनों कट के क्या आंसर आएगा? 14। अब 14 के लिए हमें देखना है कि इन सब में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। जैसे 7 का गुणज है तो 14 7 का गुणज होता है, 7 दूनी 14। इसका मतलब है कि पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा, एक अभाज्य संख्या है, तो क्या 14 एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाला जो कथन लिखा है वो हमारा गलत है। तीसरा देखें 10 से कम है, बिल्कुल नहीं है, 14 10 से कम नहीं, ज़्यादा होता है, तो तीसरा वाला ये कथन भी गलत है। चौथा, एक सम संख्या है, बिल्कुल सही है, 14 एक इवन नंबर या सम संख्या होती है। पांचवा जो है वो 56 का गुणनखंड है, तो 14 के पहाड़े में 56 आता है, 14 चौके 56। इसका मतलब है कि पांचवा वाला कथन भी सही है। मतलब 3 कथन सही है, पहला, चौथा और पांचवा। पहला, चौथा और पांचवा, तो ऑप्शन लगेगा पहला, चौथा, पांचवा, ए वाला। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000 बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपने देखे होंगे सी-टेट में या और यूपी टेट रीट में। कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम इस क्वेश्चन को? जैसे लिखा है 10 इकाई, इसका मतलब है इसे लिखना है 10 गुणा 1, इकाई मतलब 1। लिखा है 10 दहाई, यानी 10 का दहाई यानी 10, 10 से गुणा। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, हज़ार मतलब 1000, 1000, सैकड़ा मतलब 100, 10,000 मतलब 10,000। इस तरह गुणा करते करते हम सॉल्व कर देंगे। फिर लिखा है प्लस 10,000, तो 10 इंटू 1000, 1000 का मतलब 1000। 10 इकाई, 10 दहाई, 10,000। सैकड़ा होता तो मैं 100 लिख देता। सॉल्व करें, 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 1000 यानी 10,000। 10,000, 100 और 10 को मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा? 10,110, 10110, यानी ऑप्शन कौन सा मिलेगा? 10110, सी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 101 की। 240 के गुणनखंडों की कुल संख्या है। ऐसा एक प्रश्न सी-टेट में पूछा गया था कि 210 के सभी गुणनखंडों के तो कुल कितने गुणनखंड हैं। तो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है वो हम देखें। जैसे मुझे 240 की निकालनी है, तो सबसे पहले मैं 240 के अभाज्य गुणनखंड कर लूँगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 0, 2 छक्के 12 0, 2 तिया 6 0, 15 दूनी 30, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। जिसके भी अभाज्य गुणनखंडों की गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, सबसे पहले उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो मैंने 240 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। गुणनखंड आए 2 2 2 2 3 5। 2 आया हमारा 4 बार, 2 आया 4 बार, 3 आया 1 बार और 5 आया 1 बार। इन्हें मैंने घात के रूप में लिख दिया। 2 आया 4 बार तो 2 की घात 4, 3 आया 1 बार तो 3 की घात 1, 5 आया 1 बार मतलब 5 की घात 1। अब मुझे गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो कभी भी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जितने भी घात दी है, जितनी भी घात दी है उसमें एक जोड़ के लिख देंगे। जैसे यहाँ घात 4 है तो हमें क्या लिखना है 5 इंटू, यहाँ घात 1 है तो हमको 1 जोड़ के 2 लिखना है, यहाँ घात 1 है तो 1 जोड़ के 2 लिखना है। यानी गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए घात में 1 जोड़कर लिखना है। तो आंसर क्या आएगा? 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को, 1/4 अपनी बहन को दे दिया
अब उसके पास कितनी चॉकलेट बची हैं? तो रवि के पास 3 दर्जन, 1 दर्जन का मतलब होता है 12 चॉकलेट, है ना। तो 3 दर्जन कितनी जाएगी? 3 इंटू 12 यानी 36। उसके पास 36 चॉकलेट हैं। रवि के पास 3 दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12 वस्तुएं, तो 12 तिया 36, 36 चॉकलेट हैं। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, तो 36 का 1/3 कितना होता है? 36 का 1/3, 12 तिया 36। इसका मतलब है कि 12 चॉकलेट उसने किसको दे दी? अपनी बहन को, है ना। चलो मैंने माइनस कर दिया इसमें से 12 उसने दे दी। 1/4 भाग अपनी बहन को, 36 में से 1/4 कितना होता है? 4 9 36 यानी 9 और दे दी अपनी, पहले 1/6 भाग दिए हैं। चलो मैं 1/6 भाग यहाँ निकाल लेता हूँ। तो 36 का 1/6 भाग रेहाना को, तो 6 छक्के 36 यानी 6 रेहाना को और 9 अपनी बहन को। क्या किया? रवि के पास 3 दर्जन मतलब 36 चॉकलेट हो गई। 1/3 अपने पड़ोसी को, तो 36 का 1/3 12 हो गया, 12 × 36, 12 दे दी। फिर उसने अपनी 1/6 भाग अपनी रेहाना को दिया, तो 36 का 1/6 भाग 6 होता है, तो 6 और दे दी। फिर 36 का 1/4 भाग अपनी बहन को दिया, तो 9 दे दी। तो कुल मिला के बची कितनी? 36 में से 12 और 6 18 और 9 27, 27 चॉकलेट बच गई और 27 बांट दोगे तो चॉकलेट कितनी बचेंगी? 9। इसका मतलब है कि अब रवि के पास 9 चॉकलेट रह गई, तो इसका ऑप्शन लगेगा डी। बात करें अगले सवाल की, तो अगला एक सवाल है जिसमें एक सीरीज़ दी है 1000 तक की और हमें बताना है कि इन सब का मान क्या होगा। तो हम ध्यान से देखें इस प्रश्न में क्या करना है। माइनस का 1 और प्लस का 2, इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? 1 प्लस का 2 और माइनस का 1 1। माइनस का 3 और प्लस का 4 घटाएं तो क्या आएगा? 1। माइनस का 5 और प्लस का 6 क्या आएगा? 1। माइनस का 7 और प्लस का 8 क्या आएगा? 1। हम देख पा रहे हैं कि दो संख्याएं मिलके एक बना रही हैं, दो संख्याएं मिलके एक बना रही हैं, दो संख्याएं मिलके एक, मतलब एक जोड़े में से आंसर 1 निकल रहा है, प्रत्येक जोड़े का आंसर 1 निकल रहा है। तो 1000 तक में 2 2 के 500 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 500 जोड़े। और प्रत्येक जोड़े का आंसर यदि 1 है तो 500 जोड़ों का आंसर क्या होगा? 500। एक जोड़े का आंसर 1, एक जोड़े का 1, एक जोड़े का 1, एक जोड़े का 1, तो टोटल 1000 तक में 500 जोड़े बन जाएंगे। तो इन सबको जोड़ के क्या आ जाएगा? 500। जितने जोड़े होंगे उतना आंसर, क्योंकि एक जोड़े में से 1 निकल रहा है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कौन सा लगेगा? डी ऑप्शन, 500। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विनिमय नियम की व्याख्या करता है? मतलब इन चारों में से क्रम विनिमय नियम कौन से ऑप्शन में है ये बताना है। तो मैंने आपको कुछ नियम लिखाए थे, मैंने भी बताया था कि क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, a प्लस बी की वैल्यू वही होती है जो b प्लस ए की होती है, या a इंटू बी की वैल्यू वही होती है जो b इंटू ए की होती है। ये बताया था मैंने क्रम विनिमय नियम में। तो a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए हो या a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए हो, तो कौन से ऑप्शन में ये मिल रहा है? बी वाले ऑप्शन में। इसका मतलब है कि इन चारों में से बी ऑप्शन ऐसा है जो क्रम विनिमय नियम की व्याख्या कर रहा है। यदि यहाँ पर साचर नियम आ जाता तो साचर में मैंने ये बताया था कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू वही होगी जो a प्लस बी प्लस सी की होगी। ये साचर नियम बताया था मैंने, है ना, साचर एसोसिएटिव लॉ। ऐसे ही मल्टीप्लाई भी हो सकता है इनकी जगह a इंटू बी इंटू सी की वैल्यू a इंटू बी इंटू सी के इक्वल। एक बताया था वितरण या बंटन नियम, वो मैंने कहा था कि a इंटू बी प्लस सी है तो वो आ जाएगा a इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ये दिया है, यहाँ पर b है, वही कर लेना इसको। बात करें क्वेश्चन नंबर 105 की, 486 को अभाज्य गुणकों के घात के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको अभाज्य गुणकों के घात के रूप में व्यक्त करना है। तो 486 के यदि मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 2 आया एक बार, तो 2 की पावर 1,
इंटू 3 आया 1 2 3 4 5 बार, तो 3 की पावर 5, यानी इस सवाल का आंसर आएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 5, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 106 वाला, समीकृत करने के लिए किस गुण का उपयोग किया जाता है। इस समीकरण को समीकृत करने के लिए किस गुण का उपयोग किया गया है ये हमको बताना है। तो देखो ये लिखा गया है 19 इंटू 13 इक्वल 190 प्लस 57। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे 19 इंटू 13 को यदि मैं 10 प्लस 3 लिख दूँ। क्यों लिख रहा हूँ 10 प्लस 3? क्योंकि 19 में 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी 190 हुआ होगा, और 19 में 3 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी 57 हुआ होगा। तो 19 इंटू 10 प्लस 3 लिख दूंगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 10 प्लस 19 इंटू 3 हो जाएगा। तो 19 इंटू 10 हो जाएगा 190 और 19 इंटू 3 हो जाएगा 57। ठीक है, इसका मतलब है कि निश्चित रूप से हम ये जान पा रहे हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी लगी गई है इसमें और कौन सा गुण लगा गया है। तो गुण लगा है इसमें कौन सा, ना तो क्रम विनिमय लगा है क्योंकि क्रम विनिमय होता है a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ना साहचर्य लगा है, साहचर्य a प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी होता है, साहचर्य या सहचारी भी नहीं है। तो इसका मतलब वितरण का गुण लगा गया है, वितरणात्मक। ठीक है, तो इसमें कौन सा है, वितरणात्मक या बंटन भी कह सकते हो, बंटन या वितरण नियम इसमें लगा है। a इंटू बी प्लस सी इक्वल a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल a इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये नियम इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, बात करें 107 नंबर के क्वेश्चन की। -1 के योगात्मक तत्समक, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक हैं। तत्समक मैंने बताए थे कि संख्याओं के तत्समक यदि हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना है कि याद रखना है डायरेक्ट तत्समक के लिए कि योज्य तत्समक या योगात्मक तत्समक होता है, योज्य तत्समक या योगात्मक तत्समक क्या होता है, हमेशा 0, जबकि गुणात्मक या गुणन तत्समक होता है 1। ये दो चीज़ें तो हमेशा याद रखना चाहिए। प्रतिलोम की बात करें तो योज्य प्रतिलोम में मैंने कहा था कि संख्या का चिन्ह बदल दो, यदि प्लस की संख्या है तो आंसर माइनस में लगा दो और माइनस की संख्या है तो आंसर प्लस में लगा दो, तो योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। और गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने कहा था कि नीचे की संख्या को ऊपर और ऊपर की संख्या को नीचे लिख दो, उसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। यहाँ हमें -1 का योगात्मक तत्समक, तो योग तत्समक तो मैंने बताया किसी भी संख्या का योग तत्समक होता है 0, तो पहला आंसर 0। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम में मैंने कहा था कि किसी भी संख्या का चिन्ह बदल दो, जैसे -1 है तो इसका चिन्ह बदलेंगे तो योगात्मक प्रतिलोम क्या आएगा, +1। और गुणन तत्समक या गुणात्मक तत्समक, तो किसी भी संख्या का गुणन तत्समक क्या होता है 1, चाहे संख्या कुछ भी क्यों ना हो 1। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या आएगा 0, 1, 1, मतलब ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट